अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो इंग्लिश टेंसेस के हवाले से। ये वीडियो ख़ास उन लोगों के लिए है जो कि पीपीएससी, एफपीएससी या किसी भी और एग्ज़ाम के लिए ऐसे की तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश ऐसे की तैयारी कर रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं किस तरह से टेंसेस को आप तैयार कर सकते हैं अच्छे तरीके से। आज तक अगर आपको टेंसेस तैयार नहीं हो सके तो काइंडली इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको बहुत फ़ायदा होगा और इंग्लिश लिखने में भी आपको इंशाल्लाह आसानी होगी। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। जिस सीक्वेंस से आपको मैं चीज़ें बताऊं उसी सीक्वेंस से आप चाहें तो नोट कर लें और इस वीडियो को जहां पे चाहे रोक कर आप उस चीज़ को नोट करें और लिखने में साथ कोशिश करूंगा कि जो भी चीज़ मैं आपको बताऊं या किसी टेंस के हवाले से कोई इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊं उसका साथ में मैं कैप्शन दे दूं, उसका साथ में मैं आपको स्क्रीनशॉट भी प्रोवाइड कर लूं ताकि आप आराम से इजीली इस चीज़ को लिख सकें। तो ये वीडियो ख़ास तौर पर टेंसेस के हवाले से, इंग्लिश टेंसेस के हवाले से। अच्छा जी, बात का आगाज़ करते हैं। किसी भी ज़बान के लिए कोई ना कोई रूल्स होते हैं। उस लैंग्वेज में जो जुमले हैं उनकी अदायगी के लिए कोई ना कोई असूल जो है वो वज़ा किए होते हैं। इसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर भी इसको बनाने वाले लोगों ने, इसको बनाने वाले जो इसके पायनियर हैं, उन्होंने भी इंग्लिश का जो सेंटेंस है, जुमला है, उसके लिए एक असूल रखा हुआ है। यानी कि 3 चीज़ों से मिलकर इंग्लिश का एक जुमला बनता है: सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट अगर आप इंग्लिश में समझने की कोशिश करेंगे तो मेरे ख्याल में आज तक आप उस चीज़ को समझने की कोशिश ही कर रहे हैं। तो बेहतर ये है कि आप इसको उर्दू में समझने की कोशिश करें और आपको समझ भी आ जाएगी। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट असल में होता है काम करने वाला, वो शख्स जो काम कर रहा है या वो जो काम कर रहा है वो क्या है? सब्जेक्ट। और इसके बाद वर्ब पे आ जाएंगे तो वर्ब क्या है? दुनिया का कोई भी काम जो है वो वर्ब कहलाता है। मिसाल के तौर पे सोना, जागना, उठना, बैठना, खाना, पीना, रोना, हंसना, ये सारे क्या हैं? ये वर्ब कहलाते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ये वर्ब्स हैं, ये काम है। इसके बाद है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस चीज़ पर काम किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर फुटबॉल है, उसे आप किक लगाते हैं फुटबॉल को, तो ये क्या है? फुटबॉल क्या होगा? वो ऑब्जेक्ट होगा। मिसाल के तौर पे एक किताब है, कॉपी है, उसके ऊपर आप नोट डाउन करते हैं कोई चीज़, तो किताब, कॉपी क्या हो जाएगी? ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर आप लिख रहे हैं, उस पर काम हो रहा है। टीचर अगर वाइट बोर्ड पर अपनी मार्कर से लिख रहा है तो वाइट बोर्ड क्या होगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो जिस भी चीज़ पर काम हो रहा है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये सबसे पहले 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए: सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। होपफुली आपको इनकी समझ आ गई होगी। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा इंग्लिश को समझने के लिए जो बुनियादी चीज़ चाहिए वो इंग्लिश में 3 पर्सन्स हैं। इन 3 पर्सन्स को आपने अच्छी तरह से याद रखना है: फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। मैं इंशाल्लाह इसका टेबल जो है वो भी स्क्रीनशॉट में आपको साइड पे प्रोवाइड कर दूंगा, तो इसके लिए भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। एक उम्र गुजर जाती है स्टूडेंट्स की, कैंडिडेट्स की, लेकिन इस चीज़ में कन्फ्यूजन रहती है। फर्स्ट पर्सन असल में होता क्या है? जब भी मैं अपनी बात करूँगा, अपने लिए, अपने हवाले से कोई बात करूँगा, तो ये फर्स्ट पर्सन होगा। मिसाल के तौर पे आई, मी, माई, वी, माइन, ये सब क्या कहलाएंगे? फर्स्ट पर्सन कहलाएंगे। और जब भी मेरे सामने जो शख्स मौजूद होगा उसकी तरफ अगर मैं अपनी फिंगर पॉइंट आउट कर सकता हूँ और वो मेरे सामने मौजूद है, तुम यानी कि, तो उसके लिए हम सेकंड पर्सन का इस्तेमाल करेंगे या उसे हम कहेंगे कि ये सेकंड पर्सन है। इसमें जो यूज़ होते हैं वो है यू, योर, योर्स, यानी कि तुम्हारे लिए वो शख्स जो बिल्कुल आपके सामने है वो क्या होगा? सेकंड पर्सन होगा आपके लिए। अब थर्ड पर्सन कौन है? फर्स्ट पर्सन मैं हो गया, मेरे बिल्कुल सामने, राइट अवे इन फ्रंट ऑफ मी, वो कौन है? वो सेकंड पर्सन है। और वो शख्स जो साइड पे है, जिससे मैं डायरेक्टली मुखातिब नहीं हूँ, जिससे हम डायरेक्टली मुखातिब नहीं हैं, जिसके बारे में हम डायरेक्टली बात नहीं कर रहे, तो वो क्या होगा? थर्ड पर्सन होगा। तो इस तरह से इन पर्सन्स की जो है वो डिवीजन की जाती है: फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन की। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। थर्ड पर्सन में आते हैं हमारे पास ही, शी, इट, ये सिंगुलर हैं, जबकि प्लूरल में दे, देयर, देमसेल्व्स, दीज, दोज, ये सारे हो जाते हैं हमारे पास थर्ड पर्सन। तो ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन जुमला बनाने के लिए आपको इनका बिल्कुल पता होना चाहिए। अच्छा जी, इसके बाद एक अंग्रेज़ी का जुमला बनाने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत होती है?
पंक्चुएशन का आपको पता होना चाहिए, बेसिक पंक्चुएशन का कम से कम आपको आइडिया होना चाहिए। मैं नहीं कहता कि ज़रूरी नहीं कि आपको बहुत इन डेप्थ जो है वो ब्रैकेट्स का इस्तेमाल आना चाहिए या किस तरह से आप हाइफन का यूज़ करेंगे, डैश का यूज़ करेंगे, लेकिन आपको बेसिक कम से कम फुल स्टॉप, कॉमा और इसके अलावा कॉलन और सेमी कॉलन, ये 4 चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। मेन पॉइंट जो है वो टेंसेस हैं। टेंस की बात करें तो हमारे पास टोटल 3 ज़माने हैं, जिनमें पास्ट है, प्रेजेंट है और फ्यूचर है। पास्ट जो है वो हम ज़ाहिर है उर्दू में माजी को कहते हैं। प्रेजेंट हाल है, हमारा जो मौजूदा वक्त गुजर रहा है, मौजूदा वक्त है। और फ्यूचर जो आने वाला वक्त है। ये सारे जो हैं ये आपस में कनेक्टेड हैं। तीनों ज़माने आपस में क्या हैं, कनेक्टेड हैं। एक डोर है, एक रस्सी है जिसके ज़रिए ये कनेक्टेड हैं। क्योंकि जब अगर हम हाल की बात करते हैं तो हाल जो है वो क्या है कि अभी से ये स्टार्ट नहीं हुआ। हाल जो है उसका ज़ाहिर है कुछ अर्सा पहले आगाज़ हुआ है और कुछ अरसे बाद तक जो है वो हाल चलता रहेगा। अच्छा जी, उसके बाद बात करते हैं कि ये जो ज़माने हैं इनके अब डिफरेंट आस्पेक्ट्स हैं। जैसे पास्ट है तो इसके 4 आस्पेक्ट हैं, और प्रेजेंट है इसके भी 4 आस्पेक्ट हैं, और फ्यूचर इसके भी 4 आस्पेक्ट हैं। ठीक है, और टोटल ये हमारे पास 12 आस्पेक्ट्स और 3 ज़माने बनते हैं। आस्पेक्ट को उर्दू में पहलू कहते हैं, यानी कि एक ज़माने को अगर हम स्टडी करें तो उसको हम 4 पहलुओं से डिफरेंट तरीके से स्टडी करते हैं, यानी कि उसमें इनडेफिनेट चीज़ होती है। मिसाल के तौर पे इसको हम ऐसा पीरियड कहते हैं जिसका हम तयन नहीं कर सकते, ये इनडेफिनेट का पीरियड होता है। उसके बाद कंटिन्यूस है, जारी है, वो चीज़, वो ज़माना जो है वो जारी है, वो काम जो हम कर रहे हैं वो क्या है, वो जारी है। इसके बाद एक चीज़ आती है कि जिसमें वो काम मुकम्मल हो चुका है, ये आस्पेक्ट है जिसको हम परफेक्ट के नाम से जानते हैं। इसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूस है कि ये जारी रहा होगा, रहा था या जारी रहा है, लेकिन उसमें हम वक्त को जो है वो लिमिटाइज कर देंगे, उसको कैद कर लेंगे, बताएंगे कि ये किस वक्त काम शुरू हुआ था, किस वक्त तक ये जारी रहेगा, या अगर जारी मज़ीद चलता रहेगा तो कितने अरसे तक जारी रहेगा। इसका भी इंशाल्लाह हम डिटेल्ड अकाउंट आपके साथ में डिस्कस करूँगा। तो टू द पॉइंट अब बात करते हैं, होपफुली कि आपको एक पूरा बैकग्राउंड मिल गया होगा इंग्लिश लैंग्वेज का। अब बात करते हैं, अपने पॉइंट पे आता हूँ। मेरा मकसद ये है कि आप लोगों को कुछ चीज़ें इस वीडियो के अंदर, बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लैरिफाई हो जाएं। अब बात करते हैं ज़माने से, आगाज़ करते हैं टेंसेस से। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस का आगाज़ करते हैं। इंडेफिनिट का मतलब होता है ऐसी चीज़ जिसका हम तयन नहीं कर सकते, ऐसा वक्त जिसका हम बिल्कुल भी तयन नहीं कर सकते। प्रेजेंट का मतलब है हाल। प्रेजेंट इंडेफिनिट से मुराद है वो ज़माना जिसका हम तयन नहीं कर सकते, लेकिन ये ज़माना हाल ही का है, अभी का है, मौजूदा है। ठीक है, इससे आगे इसकी बात करते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। कोई भी काम या एक्शन जो कि हम हाल ही में करते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। हाल ही में किए जाने वाले जो काम हैं, जितने भी काम होंगे आपके पास, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होंगे। अच्छा जी, इसमें उर्दू में पहचान क्या होती है, जुमले के आखिर में आएगा ता है, ती है, ते है। इससे आपको पता चल जाएगा, उर्दू का अगर जुमला आपके सामने है तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि अच्छा जी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है, क्योंकि इसमें ता है, ती है और ते है आ गया। अब आगे बढ़ते हैं कि इंग्लिश में इसका किस तरह से हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। सबसे पहले आपके पास सब्जेक्ट आएगा, प्लस आपके पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी, प्लस आपके पास ऑब्जेक्ट आएगा। अच्छा जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसमें सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, ना आईएनजी का इजाफा होगा, ये इंडेफिनिट है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी और थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी और इट के साथ हम एस या ई एस का इजाफा करेंगे, तो हमारे पास इसका एक मुकम्मल जुमला बन जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का। एक चीज़ यहाँ पे मैं जिक्र करना भूल गया, जो कि मॉडर्न डेफिनेशन के हिसाब से कोई भी ऐसा काम जो कि रोज़ाना की बुनियादों पर किया जा रहा हो, जो कि एक रूटीन का हिस्सा हो, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसका एक जुमला कर लेते हैं ताकि आपको मज़ीद चीज़ें वाज़िया हो जाए। वो खाना पकाती है, शी कुक्स फूड। जैसा कि आपको स्ट्रक्चर बताया था कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी, कुक फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, लेकिन ही शी इट के साथ हम एस या एस का इजाफा करेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। शी कुक्स फूड, वो खाना पकाती है, तो ये एक जुमला आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा वो सबक याद करता है, ही लर्न्स द लेसन, वो सबक याद करता है। पुलिस चोर का पीछा करती है, द पुलिस चेजेस द थीफ, पुलिस चोर का पीछा करती है। इस तरह से बहुत सारे अनलिमिटेड जुमले आप बना सकते हैं।
मज़ीद आगे चलेंगे। इसके लिए नेगेटिव बनाने के लिए आपने क्या करना है, सिर्फ डू या डज नॉट लगा देना। डू नॉट आप लगाएंगे उस सूरत हाल में अगर आपके पास जमा का जो है वो सब्जेक्ट होगा, और डज नॉट लगाएंगे अगर आपके पास थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा सब्जेक्ट के तौर पे। मिसाल के तौर पे वो स्कूल नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू स्कूल। बच्चे पार्क में नहीं खेलते हैं, द चिल्ड्रन डू नॉट प्ले इन द गार्डन। बच्चे पार्क में नहीं खेलते हैं, इन द पार्क। अच्छा जी, अब बात होगी इसकी सवालिया बनाने के लिए। तो सवालिया हम इसका कैसे बनाएंगे? सवालिया बनाने के लिए शर्त ये है कि आप डू या डज को सब्जेक्ट से पहले ले जाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट डू या डज आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। यहाँ पे एक चीज़ आपने याद रखनी है, जब हमने डू और डज का इस्तेमाल करना है तो फिर हमने वहाँ पे यूज़ नहीं करना थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, वर्ब के साथ हमने SEIS का इजाफा बिल्कुल भी नहीं करना। मिसाल के तौर पे वो कपड़े नहीं धोती है, शी डज नॉट वॉश द क्लॉथ, वो कपड़े नहीं धोती है। अगर इसका हमने सवालिया बनाना है, क्या वो कपड़े धोती है, डज शी वॉश द क्लॉथ, क्या वो कपड़े धोती है। क्या वो खाना पकाता है, डज ही कुक फूड। अब इसमें हमने कुक के साथ SEIS का इजाफा नहीं किया। अच्छा, इसके बाद क्या बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, डू चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट। तो ये सारा जो है सूरत हाल इस तरह से ये टेंस आगे बढ़ेगा। अच्छा जी, ये हो गया हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कंप्लीट हो गया। मैंने थोड़ी थोड़ी सी मिसालें दी हैं, इजी मिसालें दी हैं। आप इसका लेवल जिस तरह से चाहे आप ले जाएं, आप जिस तरह से चाहे इसमें क्रिएटिविटी अपनी ऐड कर सकते हैं, चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं। होपफुली ये आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस के हवाले से। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है फेल हाल जारी। फेल हाल जारी जो है, इसके अंदर हम बात करते हैं किसी भी ऐसे काम की जो कि हाल ही में जारी हो, अभी भी किया जा रहा हो। फेल हाल जारी में हर हम उस काम का जिक्र करेंगे जो कि जारी सारी है। मिसाल के तौर पे इसमें अगर आपको मैं इसकी डेफिनेशन देता हूँ, जैसे कि इसको एक सीक्वेंस वाइज ही लेकर चलते हैं कि पहले इसकी एक डेफिनेशन हो। कोई भी काम या एक्शन जो कि हाल ही में जारी हो रहा हो या किया जा रहा हो, इसमें आपके पास पहचान होगी उर्दू में रहा है, रही है, रहे हैं। और इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा इस आर एम प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ING का इजाफा किया जाएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा आपके पास। अच्छा, इसकी मिसालें अगर हम करें तो इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, कोई भी काम जो जारी आप इसमें कर सकते हैं। वो कार चला रहा है, ही इज़ ड्राइविंग द कार। पुलिस चोर को पकड़ रही है, पुलिस इज़ अरेस्टिंग द थीफ। शहबाज शरीफ तकरीर कर रहा है, शहबाज शरीफ इज़ डिलीवरिंग द स्पीच। प्राइम मिनिस्टर चाइना का दौरा कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर इज़ विजिटिंग चाइना। तो इस तरह से आप जो है कोई भी जुमला जो है वो कंटिन्यूस के हवाले से बना सकते हैं। अच्छा जी, नेगेटिव बनाने के लिए आपने इज़ आर एम के साथ नॉट लगा देना, इज़ नॉट, एम नॉट, आर नॉट। तो इसको किस तरह से हम करेंगे, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आएगा इज़ नॉट, इज़ आर एम, उसके बाद नॉट आ जाएगा। इनमें से जो भी आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे उसके बाद नॉट आएगा, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ING का इजाफा प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अच्छा जी, इसको हम करते हैं कि वो खाना नहीं पका रही है, शी इज़ नॉट कुकिंग द फूड। बच्चे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। किसान खेतों में हल नहीं चला रहा है, द फार्मर इज़ नॉट प्लॉइंग द फील्ड। ठीक है, इसके बाद वो जलसे में शामिल नहीं हो रहे हैं, दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेशन। इसके अलावा तालिब इल्म दौड़ में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, द चिल्ड्रन आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द रेस। तो ये सारे आप जो है नेगेटिव जुमले इससे बना सकते हैं, अनलिमिटेड बनाए जा सकते हैं। अच्छा जी, सवालिया बनाने के लिए आपने क्या करना है, इज़ आर एम जुमले के शुरू में आ जाएगा, प्लस आपके पास सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ING का इजाफा और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट करेंगे। तो इसका भी मैं आपको थोड़ी सी मिसालें दे देता हूँ। क्या वो दरिया से मछलियाँ पकड़ रहा है, इज़ ही कैचिंग फ़िश फ्रॉम द रिवर। याद रहे आपको कि फ़िश की जो जमा है वो भी फ़िश ही है।
तो इस वजह से आपने फिशेज इसको नहीं लगाना। फिश की जमा भी फिश है। क्या वो दरिया से मछलियाँ पकड़ रहा है? इज़ ही कैचिंग फिश फ्रॉम द रिवर। इसके बाद आएगा जी, क्या वो स्कूल जा रहा है? इज़ ही गोइंग टू द स्कूल। क्या वो इम्तिहान की तैयारी कर रहा है? इज़ ही प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम। ठीक है। क्या बच्चे शोर मचा रहे हैं? आर चिल्ड्रन मेकिंग द नॉइज़। क्या बच्चे शोर मचा रहे हैं? तो ये सारे इस तरह से आप प्रेजेंट कंटिन्यूस के सवालिया फिक्रे भी बना सकते हैं। इसके बाद ये आ जाते हैं, बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के हवाले से। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वो तमाम मालूमात की इंफॉर्मेशन आती है जो कि हमारे पास वो सारे काम जो कि हाल ही में मुकम्मल हो चुके हैं। एक काम माजी में शुरू हुआ था और वो अब तक मुकम्मल हो चुका है। तो यहाँ से जाहिर है कोई भी काम या एक्शन जो कि अब मुकम्मल हो चुका है वो हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा। अच्छा जी, बात करते हैं कि कौन कौन सा इसमें किस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आपके पास हैज़ या हैव आएगा हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, फिर आपके पास आएगी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और देन आपके पास ऑब्जेक्ट आएगा। अब इसकी मिसालें कर लेते हैं। वो स्कूल जा चुका है, ही हैज़ गॉन टू स्कूल। ये वो टेंस है प्रेजेंट का जिसमें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हो रही है। अच्छा जी, क्या वो खाना पका चुकी है? शी हैज़ कुक्ड द फूड। वो दौड़ में हिस्सा ले चुका है, ही हैज़ पार्टिसिपेटेड इन द रेस। किसान खेतों में हल चला चुका है, द फार्मर हैज़ प्लॉट द फील्ड। अच्छा जी, वो लाहौर जा चुका है, ही हैज़ गॉन टू लाहौर। तो ये सारे जो फिक्रे हैं इसमें आपने हैज़ हैव के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आपने इस्तेमाल करनी है। अब बात करते हैं इसमें कि इसका नेगेटिव कैसे बनाना है। उसका स्ट्रक्चर ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैज़ और हैव नॉट आ जाएगा, हैज़ नॉट या हैव नॉट। जैसे भी आपके पास पर्सन्स के हिसाब से अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उसके बाद हैज़ नॉट आएगा, अदरवाइज आपके पास जमा का सीगा है तो हैव नॉट आ जाएगा। अच्छा जी, तो इसके बाद हैज़ नॉट हैव नॉट के बाद आपके पास थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी और प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। वो दौड़ में हिस्सा नहीं ले चुका है, ही हैज़ नॉट पार्टिसिपेटेड इन द रेस। लीडर तकरीर नहीं कर चुका है, द लीडर हैज़ नॉट डिलीवर्ड द स्पीच। वो खाना नहीं पका चुकी है, शी हैज़ नॉट द फूड। पुलिस चोर को नहीं पकड़ चुकी है, पुलिस हैज़ नॉट अरेस्टेड द थीफ। बच्चे इम्तिहान में शमूलियत नहीं इख्तियार नहीं कर चुके हैं, द चिल्ड्रन हैव नॉट पार्टिसिपेटेड इन द एग्ज़ाम। तो इस तरह से आप अनलिमिटेड फिक्रे इसके भी बना सकते हैं। और सवालिया बनाने के लिए हैज़ और हैव को आप शुरू में लगा देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, प्लस आपके पास थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। क्या वो इसमें फिर आपके जुमले जो है वो डिफरेंट बनाए जा सकते हैं। क्या वो लाहौर जा चुका है, हैज़ ही गॉन टू लाहौर। क्या वो पतंग उड़ा चुका है, हैज़ ही फ्लाई फ्लू और थर्ड फॉर्म है फ्लॉन द काइट। क्या वो मछलियाँ पकड़ चुका है, हैज़ ही कॉट द फिश। क्या वो क्रिकेट खेल चुके हैं, हैव दे प्लेड क्रिकेट, जो जमा का सीगा है। तो इस तरह से आपके पास ये परफेक्ट टेंस जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद प्रेजेंट के हवाले से आपके पास आ जाता है कि किस तरह से आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जो टेंस है उसको करना है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की जो पहचान है उसमें यह है कि कोई भी काम या एक्शन जो कि हाल ही में शुरू हुआ और अभी तक जारी है सारी है, इसमें हमने सिर्फ क्या करना होता है, सिंस और फॉर का इस्तेमाल करना होता है, वक्त का तयन करना होता है, एग्जैक्ट टाइम हमने बताना होता है, ये वो टाइम बताना होता है जिसमें काम शुरू हुआ है। तो इस हवाले से सिंस और फॉर का इस्तेमाल होगा। अदरवाइज ये सिमिलर टू प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ही है, इसमें ज़्यादा कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। इसका स्ट्रक्चर भी वही है सेम जो प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, सिर्फ इसमें सिंस और फॉर का इस्तेमाल है। अच्छा जी, इसका सिंस का इस्तेमाल हम उस सूरत में करेंगे जब हमें एग्जैक्ट टाइम का पता होगा, और फॉर का इस्तेमाल हम उस सूरत में करेंगे जब हमें एग्जैक्ट टाइम का पता नहीं होगा। क्या तो इसमें आपके पास में एग्जांपल जो है उसे आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। इसमें जो वर्ड्स हैं हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो भी ऑलमोस्ट वही यूज़ होंगे, लेकिन आपके पास हैज़ बीन और हैव बीन यूज़ होगा। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे अब बात शुरू करते हैं इसको किस तरह से आपने लेके चलना है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आएगा आपके पास हैज़ बीन और हैव बीन, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी का इजाफा होगा, प्लस आपके पास ऑब्जेक्ट होगा।
अच्छा जी, इसकी मैं आपको कोई मिसाल देता हूँ। वो 2 साल से इस घर में रह रहा है। ही हैज़ बिन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 2 years। अच्छा, सुबह से बारिश हो रही है। इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। वो 2 साल से कॉलेज जा रहा है। ही हैज़ बिन गोइंग टू कॉलेज फॉर 2 years। तो क्योंकि इसमें टाइम का ताल्लुक है तो इसलिए हमने इसमें सिंस और फॉर का इस्तेमाल करना है। अब बात करेंगे नेगेटिव बनाने के लिए। नेगेटिव में सबसे पहले आपके पास सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद हैज़ नॉट बिन या हैव नॉट बिन, जिस तरह से भी आप यूज़ करेंगे, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी का इजाफा प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अच्छा जी, इसको किस तरह से इसके जुमले बनाएंगे। वो सुबह से इम्तिहान की तैयारी नहीं कर रहा है। ही हैज़ नॉट बिन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम सिंस मॉर्निंग। वो कल से लाहौर जाने की तैयारी नहीं कर रहा है। ही हैज़ नॉट बिन प्रिपेयरिंग टू गो लाहौर सिंस यस्टरडे। अच्छा जी, इस तरह से आप इसको लेके चलेंगे। उसके बाद अगर आपने सवालिया बनानी है, सवालिया बनाने के लिए सबसे पहले हैज़ या हैव आ जाएगा, प्लस आपके पास सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद आपके पास बिन आ जाएगा, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी का इजाफा और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो इसके भी जुमले जो है मैं आपको इसकी प्रैक्टिस करवा देता हूँ थोड़ी सी। उसके बाद आप भी कोशिश कीजिएगा जिस तरह से अभी तक मैंने ये सारी चीज़ें लाइन अप की हैं उनको भी आप इस तरह से कंटिन्यू करें। अच्छा जी, क्या वो सुबह से मछलियाँ पकड़ रहा है। हैज़ ही बिन कैचिंग फिश सिंस मॉर्निंग। क्या 2 दिन से बारिश हो रही है। हैज़ इट बिन रेनिंग सिंस 2 days। तो इस तरह से आप इसके अनलिमिटेड जुमले जो हैं वो बना सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, ये पार्ट 1 था टेंसेस का। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें मैं आपको पास्ट के हवाले से जितने भी उसके एस्पेक्ट हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस, उन सारी एस्पेक्ट के हवाले से डिटेल एक अकाउंट दूंगा। इंशाल्लाह आप लोगों को जो है वो टेंसेस का मैं बिल्कुल आप लोगों को ये जो है आसान बना के पेश करने की कोशिश करूँगा। तो काइंडली मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और जब 10th सीरीज़ मुकम्मल हो जाएगी मैं कोशिश करूँगा इसको जल्दी से मुकम्मल किया जाए ताकि इंग्लिश एसे की तरफ आप लोगों को उसके हवाले से मैं आपको टिप्स दे सकूँ या उसके किस तरह से आपने इंग्लिश ऐसे अटैम्प्ट करना है वो सारी चीज़ें आपको बता सकूँ। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।